तो राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे और काफी हंगामे के बाद में एक बार फिर से राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष का जो हंगामा है वो यूं ही लगातार जारी है। कई सारे विपक्ष के जो राज्यसभा सांसद हैं उन्हें निलंबित भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का जो रवैया है वो यूं ही बरकरार है। विपक्ष ना सुनने को राजी है और सिर्फ शोर और हंगामा ही संसद के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी तब उसके बाद में 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था और अब जब 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो 2 बजे के लिए एक बार फिर से राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष की जो रणनीति है विपक्ष की, या जो शोर है, हंगामा है, वो यूं ही लगातार जारी है। तो राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा दोबारा देखने को मिला और राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पर सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा और कार्रवाई बार बार स्थगित होती रहेगी तो जो विधायी कामकाज है वो आखिर कैसे होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र के कुछ ही दिन और बचे हैं। तो ऐसे में बार बार कार्यवाही स्थगित हो रही है। इससे पहले 11 बजे भी कार्यवाही स्थगित की गई थी 1 घंटे के लिए। 12 बजे दोबारा से जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो दोबारा जो शोर है, हंगामा है, वो विपक्ष की तरफ से देखने को मिला और उसके बाद में एक बार फिर से कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पर सवाल यही कि क्या यही रणनीति विपक्ष की तरफ से अपनाई जाती रहेगी? जो विधायी कामकाज है उसे नहीं होने दिया जा रहा, जो बिल लगे हुए हैं जिन पर चर्चा होनी है उन तमाम चीजों से हटकर विपक्ष सिर्फ शोर कर रहा है, हंगामा कर रहा है और लगातार इसी वजह से जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के कई सारे लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद सिर्फ शोर और हंगामे की वजह से निलंबित भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही रणनीति विपक्ष की तरफ से लगातार अपनाई जा रही है और जो कामकाज है राज्यसभा का और लोकसभा का वो बार बार कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुचारू रूप से जो संसद का सत्र चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। राज्यसभा में एक बार फिर से आज दोबारा से हंगामा देखने को मिला है और सीधे तौर पर देखा जाए तो हंगामा सिर्फ एक ही विषय को लेकर के हो रहा है। संसद की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया था, जो घटना सामने आई, उसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो जिस तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद पुस्तकालय भवन में आज हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष के रवैये पर सीधे तौर पर निशाना साधा। वहीं भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज हमसे कहा कि 2023 के मंगलवार की ये आखिरी बैठक है और अभी जो ब्लॉक भरता है वो थोड़ा सा खाली रह जाता है, लेकिन 2024 के बाद ये ब्लॉक पूरी तरह से भर जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं का भाव मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इससे मुझे बेहद बल मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। और वहीं संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर संसद में हंगामा करने पर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से हताश, निराश हो चुका है। जो वर्तमान संसद में हुआ इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिससे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा
उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो उनकी संख्या और छोटी होने वाली है, इसलिए उनका पूरा व्यवहार, आचरण भी उसी प्रकार का है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इस साल SIH का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से ज्यादा विचार प्राप्त हुए हैं, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाता है। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में 12,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 2,500 से ज्यादा सलाहकार भाग लेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस साल ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 1282 टीमों का चयन किया गया है। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद को लेकर, जहां कानूनी लड़ाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने जिन 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं, जबकि बाकी 2 अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ थीं। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल वाद को हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत सही फैसला दिया है और इसे सबको मानना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज़ को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात थोड़े अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में एक लंबा अंतराल है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। अब ऐसे में सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद इस बैठक को टालना पड़ा था, जो अब आज हो रही है। अलग सुर बिगड़ी ताल पर अब लय में आने की कोशिश के तहत यानी इंडी गठबंधन का कारवां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली में हैं। लालू यादव समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए,
वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। कुछ नहीं है, महागठबंधन एक आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए देश की जनता ने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इंडी गठबंधन के कई दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं। एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। किसी महिला को 20 महीने में 20,000 मिला, 1,000 तक किसी को नहीं मिला। सब फेलियर हो गया। इसी करके मजदूरों को डरा धमका के नरेगा के मजदूरों को रैली पे ले जाया जाता है। तो 13 सीटें इनको कहाँ से आ जाएगी? ये देश को दिखाने के लिए है। अफसोस ये है कि पंजाब के पैसे लूटे जा रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इकट्ठे होकर लूट रहे हैं। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। कभी तकरार, कभी दरार और अब इकरार के बीच ये देखने वाली बात होगी कि सीटों के बंटवारे सहित तमाम मुद्दों पर भानुमति का कुनबा क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा संभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ तो बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और स्थानीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा जवानों को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और तेनकासी जिलों में तैनात किया गया है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक भी बुलाई है और इस बीच चेन्नई मौसम विभाग ने तमिलनाडु और कराईकल के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई है। अगले 3 घंटों में तमिलनाडु के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हावड़ा के रानीहाटी इलाके में आज सुबह एक पेपर मिल में अचानक से आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। इस पेपर मिल में सुबह करीब 4:30 बजे आग लगी। उस वक्त फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे और देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। कर्मचारियों ने हालांकि आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग दोबारा नहीं भड़की। तो वहीं इसके बाद दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग किस कारण लगी ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं अग्निशमन अधिकारियों के मुताबिक खबर मिलते ही वो सबसे पहले पहुंचे और आग पर काबू पाया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि आईएमएफ की अनुच्छेद 4 परामर्श रिपोर्ट जारी हो गई है। आईएमएफ ने आरबीआई की सक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाइयों की प्रशंसा की और कहा भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता मजबूत बने रहने की भी उम्मीद जताई है। वहीं आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि पिछले साल की समान अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि कर रही है। अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और इसमें यदि एक व्यापक संरचनात्मक सुधार एजेंडा लागू किया जाता है तो तेजी से और ज्यादा टिकाऊ रूप से बढ़ने की क्षमता है। इसके साथ ही 4 परामर्श रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% तक कम करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार लक्ष्य पूरा करने को लेकर आश्वस्त है। मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटा 2025-26 तक कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% होने की उम्मीद है। भारत की डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में अब व्यापक पहचान मिली है। इसके जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल भी रहा है। 2014 के बाद डीबीटी में योजनाएं जोड़ने के बाद सरकार करदाताओं के करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचाने में सफल हुई है।
आइए देखते हैं तकनीक के प्रयोग से सफलता की ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में व्यापक पहचान मिली है। इसके जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है। डीबीटी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है। तमाम रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि 53 मंत्रालयों की 310 सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डीबीटी का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीबीटी के कारण करीब 1.14% जीडीपी की बचत होने का अनुमान है। 2014 के बाद डीबीटी में योजनाएं जोड़ने के बाद सरकार करदाताओं के करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचाने में सफल हुई है। गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने में भी डीबीटी का उपयोग किया गया है। हालांकि डीबीटी की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन 2017-18 के बाद जनधन, आधार और मोबाइल के साथ इसकी पूरी क्षमता महसूस की गई थी। डीबीटी के जरिए सरकार पेंशन, एलपीजी की सब्सिडी के साथ अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं में मिलने वाले फायदे को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। डीबीटी से पहले गरीबों को अपना हक पाने के लिए बिचौलियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। उन्हें अक्सर लौटा दिया जाता था या उन्हें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। इससे उनकी गरिमा को ठेस लगती थी और उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। यानी डीबीटी ने गरीबों की गरिमा को बनाए रखने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां बीते कुछ सालों में एम्स नई दिल्ली में मरीजों की सुविधा के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। एम्स परिवार का पूरा विस्तार भी किया गया है और नए ओपीडी ब्लॉक भी बनाए गए हैं। ओपीडी रूम की संख्या को भी बढ़ाया गया है। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के अलावा बुजुर्गों के लिए अलग ओपीडी ब्लॉक भी बनाए गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एम्स के ओपीडी में दिखाने आए मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। ओपीडी के लिए नए ब्लॉक बनाए गए हैं। यही नहीं, हर बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग ओपीडी ब्लॉक बनाए गए हैं। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक हो या सर्जरी ब्लॉक, सभी में यह ख्याल रखा गया है कि मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। नए ओपीडी ब्लॉक में कुल 275 ओपीडी रूम बने हैं, जहां डॉक्टर मरीजों को देखते हैं। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक है, उसमें 400 बेड हैं, 12 ओटी हैं। तो इसमें कई जैसे 480 बेड्स ओल्ड ओपीडी के एरिया में खाली हुए हैं और वार्ड्स में, जिनको दूसरे डिपार्टमेंट्स को मिल चुके हैं, जैसे रूमेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जिनके पास कम बेड्स थे वहाँ मिला। ईएचएस के लिए भी वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल हुई है। 65 साल से ऊपर के मरीजों यानी बुजुर्गों के लिए अलग ओपीडी ब्लॉक बनाया गया है, जहां बुजुर्गों के लिए इलाज की व्यवस्था है। बात चाहे डिमेंशिया के इलाज की हो या फिर अल्जाइमर की, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। एक स्वदेश ऐप है जो हमने इंडिजिनस डेवलप किया है, जिसमें पेशेंट्स एक्चुअली अपना सारा देख सकते हैं, वो कहाँ खड़े हैं और एक से दूसरी जगह जा सकते हैं रियल टाइम उसको फॉलो करके। इन एडिशन टू दैट हमने एक ऐप डेवलप किया है, जिससे कि अगर कोई आपदा आती है तो हम एक ही जगह एक ही मैसेज से सारे लोगों को, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स को इकट्ठा कर सकते हैं। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। एम्स पर्यावरण प्रदूषण से दूर रहे, इसके लिए यहाँ ई व्हीकल चलाए जाते हैं ताकि मरीज एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जा सकें। ऐसे 30 ई व्हीकल CSR फंड के तहत मिले हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज क्यूबेरा में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 4 खाने चित किया और 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में टीम इंडिया अपनी इसी लय को बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतरेगी। T20 सीरीज को बराबरी पर रोकने के बाद भारतीय रणबांकुरों ने शानदार अंदाज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत की, जहां पहले वनडे में केएल राहुल एंड कंपनी ने 8 विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और अब इसी बढ़े हुए हौसले के बल पर टीम खुद को दूसरे वनडे में चैंपियन के तौर पर उतारने के लिए तैयार है। भारतीय टीम ने पहले वनडे में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन किया और डेब्यू मुकाबले में ही साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़ दिया।
अर्शदीप सिंह और आवेश खान की गेंदबाजी भी शानदार रही। ऐसे में टीम प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव करती नहीं दिखती। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम को घरेलू सरजमी पर हार मिली है। ऐसे में वह इसे जल्द से जल्द भुलाना चाहेंगे। कप्तान एडन मार्करम और स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासन से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। टीम ज्यादा बदलाव करने को नहीं चाहेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 92 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका ने 50 में जीत दर्ज की है और भारतीय टीम 39 मैच जीतने में सफल रही है। इसके अलावा 3 मैचों के नतीजे नहीं निकल सके हैं। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दोनों टीमों के बीच अब तक 38 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 25 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं और 11 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं, जबकि 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज दुबई में होगी। ये पहला मौका है जब देश के बाहर आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। इन नीलामी में 333 क्रिकेटरों में से 77 उपलब्ध स्थानों को भरने की भी कोशिश होगी। ये एक मिनी ऑक्शन होगा। सभी टीमों के पास अधिकतर खिलाड़ी पहले से हैं और इस नीलामी में कुछ सभी फ्रेंचाइजी कुछ नए खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और संतुलित करना चाहेंगी। अगले साल आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होना है। इससे पहले ये आखिरी मिनी ऑक्शन है और ऐसे में सभी टीमें इस साल ये सुनिश्चित करना चाहेंगी कि जो 5 खिलाड़ी उन्हें अगले 5 साल के लिए टीम में चाहिए वो इसी साल टीम में हो, ताकि अगले साल नीलामी से पहले उन्हें रिटेन किया जा सके। दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय शटलरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक समेत कुल 14 पदक जीते। मानसी जोशी और एम तुलसीमती की जोड़ी ने SL3, SU5 कैटेगरी में महिला युगल का स्वर्ण जीता। पुरुष एकल के SL4 वर्ग में सुहास एल्फाई को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष एकल के SL3 वर्ग के फाइनल में प्रमोद भगत ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा प्रमोद भगत, मनीषा रामदास ने मिश्रित युगल और पुरुष युगल में मनोज सरकार, प्रमोद भगत की जोड़ी ने रजत जीता। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।